हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू बेटा। एंड आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। यस, तो ये जो टॉपिक है वेटेज काफी अच्छा है इसका, और इस टॉपिक में जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशंस और इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो ये एक वन शॉट सीरीज हम रन कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, जिसमें हमने टॉपिक उठाया है पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, जिसका आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं बेटा। पार्ट 1 करने का रीजन ये है कि चैप्टर काफी बड़ा है, तो इसको हम जो है 2 पार्ट में कर रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम एटम्स को कंसीडर करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में जो है पूरा न्यूक्लियाई कवर कर लेंगे, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को विदाउट एनी डिले। यस, तो बेटा ये सीरीज जो है ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी इसी तरीके से। आपको सारे चैप्टर्स वन शॉट मिल जाएंगे। जो चैप्टर बड़े हैं तो उसको मैं 2 पार्ट में कर दूंगा, जो छोटे चैप्टर है वो एक ही बार में आ जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बेटा सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात कर रहे होंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। Now what is Dalton's atomic theory? तो ये जो साइंटिस्ट आप देख रहे हो, राइट, तो ही इज डाल्टन, एंड डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी जो सबसे पहले दी थी, ही सेड दैट कि हमारे जितने भी मैटर है, राइट, जितने भी मैटर है, ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। तो ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम्स का मतलब ये होता है बेटा ऐसी वो चीज, ऐसा वो मैटर जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ग्रीक में इसका मीनिंग है कि ऐसी चीज जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर और तोड़ नहीं सकते, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी मैटर का, उसको हम बेटा हम बोलते हैं एटम, विच इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्ट, जिसको आप देख नहीं सकते, इनडिविजिबल पार्ट, जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उस पार्ट को हम बोल रहे हैं एटम्स। अब एटम्स जो होते हैं, हर एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होते हैं। वैसे एटम्स तो देखने में सारे सेम दिखते हैं क्योंकि सबके अंदर एक ही स्ट्रक्चर है, और वो कैसा स्ट्रक्चर है वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। बट यस, एवरी डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम्स। सभी एलिमेंट्स के एटम सेम नहीं होते, राइट, बट यस सेम एलिमेंट्स के एटम सेम होते हैं, है ना। तो आफ्टर दिस साइंटिस्ट, अनदर साइंटिस्ट केम फॉरवर्ड, जिन्होंने अपनी थियरी बताई। there was थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन ने भी एटॉमिक मॉडल दिया था। आपने कई बार थॉमसन मॉडल के बारे में सुना होगा, प्लम पुडिंग मॉडल सुना होगा कि एक एटम जो है, एटम इज लुकिंग लाइक अ वाटरमेलन, है ना, ऐसी कुछ चीज सुनी आपने। तो कुछ वैसे ही है ये। लेट्स सी व्हाट इज इट। तो सबसे पहले जो इन्होंने मॉडल दिया, उस मॉडल में ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड विद इन द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। तो इनके हिसाब से एक एटम जो है, अब प्लम बेसिकली एक फ्रूट है, हम भाई प्लम गरीब लोग, हम इंडियंस प्लम नहीं देखे, तो हमने उसको वाटरमेलन की तरह जो है कंसिडर किया, तो हम इसको वाटरमेलन बोल रहे हैं। तो वाटरमेलन जो है उसका जो पूरा जो रेडिश पार्ट है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह, मतलब एक एटम इज लाइक अ वाटरमेलन। तो जैसे एक एटम है ना, वो एटम कैसा दिख रहा होगा, देखो अभी तो किसी ने देखा नहीं है, किसी ने रिसर्च नहीं किया है। हमारे लिए ये बोलना बहुत आसान है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, बट एट दोस टाइम जब एटम्स की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, जब साइंटिस्ट वे ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज एग्जैक्टली एटम। सो एट दोस टाइम दिस थॉमसन सेड दैट कि एटम जो है बेटा, एटम एक वाटरमेलन की तरह है। एटम का जो पूरा रेडिश पार्ट है वो पूरा उसका पॉजिटिव चार्ज है, और उसके जो वाटरमेलन में जैसे ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं ना, वो सीड्स उसके नेगेटिव चार्जेस है, कुछ इस तरीके से। He also said that the total positive charge is equal to the total negative charge. जितने पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर, उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी है। इसका रीजन क्या हो गया? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें एक एटम जो है बेटा वो न्यूट्रल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? न्यूट्रल। We say that atom is neutral. Why atom is neutral? क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट कम आउट, ओनली नेगेटिव चार्ज कैन कम आउट। तो इनके हिसाब से पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर ही रह जाएगा और नेगेटिव चार्ज से बाहर आ सकता था। ओके, वैसे एटम के डिस्कवरी के पहले, एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिस्कवरी के पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी बेटा। इलेक्ट्रॉन पहले डिस्कवर हुआ, बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ था। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हु वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। ये आपके लिए होमवर्क है। दिस मॉडल एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ आयन एंड आयनिक कंपाउंड। तो इन्हीं के मॉडल से फिर आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक चीजें बनती है, राइट। तो वो कंपाउंड कैसे बनते हैं उसके बारे में पता चला। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल। तो लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल वाज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज
बेटा ये स्पेक्ट्रल सीरीज में हम कुछ ही देर में अंडरस्टैंड कर रहे होंगे व्हाट इज स्पेक्ट्रल सीरीज। तो ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इवन रुदरफोर्ड जिन्होंने एटॉमिक मॉडल को दिया ना बेटा, अभी उनकी हम डिस्कशन कर रहे होंगे, रुदरफोर्ड ने भी स्पेक्ट्रल सीरीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, है ना। ही कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। अभी अल्फा पार्टिकल क्या है थोड़ी देर में आपको समझ जाएगा, ज्यादा टेंशन ना लो। ओके तो बेटा अब आते हैं हम लोग हमारे मेन टॉपिक से। यहाँ पे तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, अब यहाँ से चैप्टर आपका बहुत ही बकायदा स्टार्ट हो जाता है। सो द टॉपिक इज गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट इज गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट? ये दोनों जो है रुदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे। यस, गीगर एंड मार्सडन दे वर दी स्टूडेंट ऑफ रुदरफोर्ड, जिसको हम रुदरफोर्ड अल्फा गोल्ड फॉइल या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये उसी एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। यहां पर बेटा आप एक सेटअप देख रहे होगे, आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसा एक सेटअप दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग है उसके अंदर। अब इस सेटअप में कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्या है। ये जो है बेटा, ये एक सोर्स है हमारा, दिस इज आवर सोर्स, एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है। दिस इज रेडियो एक्टिव सोर्स जो क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है। एंड ये जो आप देख रहे हो, दिस इज अ गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल है, बहुत पतली लेयर है बेटा गोल्ड फॉइल की। इतनी पतली लेयर है कि मैं आपको बता दूं, दिस गोल्ड फॉइल इज ऑफ, अगर इसमें थिकनेस की बात करूं तो थिकनेस इज 10⁻⁷ मीटर। इतना पतला थिकनेस है, 10⁻⁷ मीटर, इतना पतला थिन है, मतलब बहुत पतला है। एंड वी नो दैट कि मेटल हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ malleability and ductility, we can convert them into thin wire and thin sheet, therefore we choose gold atom। और हमने गोल्ड को इसलिए चूज किया कि उसको हम इतना पतला कर सके, इतना पतला कर सके कि बस एक ही लेयर बचे एटम का। मतलब आप यूं समझ लो कि ये जो गोल्ड फॉइल है, यहां पर बस एटम का एक ही लेयर है, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स यहां से आएंगे ये डायरेक्टली इस गोल्ड फॉइल से टकरा रहे होंगे जो कि एक ही लेयर है। इसके बगल में जो ये आप कर्व शेप में देख रहे हो बेटा, दिस इज अ स्क्रीन विच इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड। ये स्क्रीन है जो जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन लेने का क्या रीजन था? अब ये जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स, अब ध्यान से सुनना, ये जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है बेटा, दीज अल्फा पार्टिकल्स दे हैव एनर्जी। एंड बेसिकली डू यू नो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल आर नथिंग बट दे आर alpha particles are nucleus of helium atom। ओके, तो अल्फा पार्टिकल है, एक बार देख लो जरा, दिख रहा है कि आप लोगों को क्लियरली जो भी मैं कुछ लिख रहा हूं? ओके तो अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ये हीलियम एटम के न्यूक्लियस है। ओके, हीलियम एटम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल, जिसको आप He24 भी बोल सकते हो, है ना। तो दे आर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, अल्फा पार्टिकल्स। तो बेसिकली हमने जब अल्फा पार्टिकल को सेंड किया तो वी आर नथिंग बट वी आर सेंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, और ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है बेटा। तो यहां से जब अल्फा पार्टिकल निकले, इनको हमने बम्बार्ड किया इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो गोल्ड फॉइल पे जब बम्बार्ड किया तो हमने कुछ इसका ऑब्जर्वेशन देखा कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन यहां पर हो रहे हैं। फिलहाल सेटअप आप समझ लो क्या हुआ। सेटअप में हमारे पास जो है एक सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स है, जहां से अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे। दिस अल्फा पार्टिकल विल स्ट्राइक ऑन द गोल्ड फॉइल विच इज वेरी थिन, वेरी थिन। और आपको एक बात बता दूं मैं कि ये जो हमारे अल्फा पार्टिकल है ना बेटा, ये अल्फा पार्टिकल्स का जो हमारा, आपको मैं डेटा दे देता हूं। हाँ, तो दीज अल्फा पार्टिकल्स, इनकी जो एनर्जी है वो है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इतनी एनर्जी थी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so much of high energy। And when these alpha particles strike on this zinc sulfide screen, जब ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन से स्ट्राइक करते थे जाकर के, तो वहां पर स्पार्क आता था, एक शाइन आती थी, वहां पर एक स्पार्क आता था, वहां पर एक शाइन आती थी। इसीलिए बेटा इस एक्सपेरिमेंट को डार्क रूम में किया जाता था। दिस इज एन डार्क रूम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो शाइन हमें पता चलना चाहिए। जहां जहां शाइन गिर रही होगी वहां पर हमें पता चलेगा कि वहां हमारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल जाएंगे तो स्ट्रेट, बट
किस एंगल से में स्कैटर हो रहे हैं वो हमें पता चलेगा विद द शाइन विच वी कैन सी ऑन दी जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ओके, हाँ, तो ये पूरा है हमारा सेटअप, राइट। तो दिस इज वो सेटअप फॉर गीगर मासन एक्सपेरिमेंट। अब आगे देखो, तो बेटा यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन है इस एक्सपेरिमेंट के। ऑब्जर्वेशन जैसे इस एक्सपेरिमेंट को करके हमारा क्या कंक्लूजन निकला। पहला ऑब्जर्वेशन है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट सफरिंग एनी कोलिजन। मतलब जब हमने अल्फा पार्टिकल को पास किया इस गोल्ड फॉइल से, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए बिना किसी कोलिजन के। अब उस बात को मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये एक एटम है, मुझे ये सारी चीजें आई थिंक रब करनी पड़ेगी या फिर ठीक है आप समझ लो। अभी देखो ये एक एटम है, अभी ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे वो देखो, ठीक है। तो यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अब देखो अल्फा पार्टिकल जो है ना बेटा, अल्फा पार्टिकल मैंने बोला दे आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, और न्यूक्लियस में आप जानते हो देयर इज ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देयर इज ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पर हमें पता है चार्ज किसके पास है, सिर्फ प्रोटॉन के पास। तो व्हेन आई से अल्फा पार्टिकल देयर इज नो नेगेटिव चार्ज, देयर इज ओनली एंड ओनली पॉजिटिव चार्ज, है ना बेटा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। सो ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम है विच हैज ओनली पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा जब अल्फा पार्टिकल्स मेरे यहां से आ रहे थे, अब आप ऐसे इमेजिन करो ये हमारा एक एटम है गोल्ड का, इमेजिन करो एक गोल्ड का एटम है, बीच में न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आया, क्यों आया देखो, क्योंकि क्या हुआ अल्फा पार्टिकल जब आए ना तो ये ऐसे स्ट्रेट निकल गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आए और स्ट्रेट निकल गए। जो न्यूक्लियस से दूर थे वो तो सीधा निकल गए, जो न्यूक्लियस से थोड़ा पास में आए, जैसे ये वाला देखो, ये न्यूक्लियस के पास में आया, थोड़ा बेंड हो गया, थोड़ा डिविएट हो गया। जो और पास से आया वो और ज्यादा डिविएट हो गया, और जो एग्जैक्ट एकदम सेंटर में आया ना बेटा, जो एग्जैक्ट सेंटर में आया वो 180 डिग्री से क्या हो गया, रिवर्ट हो गया, रिवर्ट हो गया 180 डिग्री से सीधा। तो मैक्सिमम तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चलेगा मैक्सिमम। इससे ये पता चला कि देयर इज लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम। एक एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। फिर इस एक्सपेरिमेंट से यह भी बात पता चली कि एक एटम के अंदर कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है उसके सेंटर में, जो इस अल्फा पार्टिकल को, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है, इस अल्फा पार्टिकल को भी वो क्या कर रहा है बेटा, जो है डिविएट कर रहा है। तो अगर कोई इतनी क्षमता रखता है इस अल्फा पार्टिकल को डिविएट करने की, तो इसके सेंटर में कोई तो एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, क्यों डिविएट पॉजिटिव ही क्यों करेगा, नेगेटिव क्यों नहीं डिविएट करेगा, ये क्वेश्चन है आपके माइंड में। तो मैं बता दूं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेटा उसी तरीके से अगर मेरे अल्फा पार्टिकल्स यहां से आ रहे हैं और अल्फा पार्टिकल बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज, मैंने बता दिया पहले ही वो न्यूक्लियस है हीलियम एटम का, तो एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है अगर वो डिविएट हो रहा है तो डिविएट होने का एक ही रीजन है कि सेंटर में देयर माइट बी सम पॉजिटिव चार्ज। बट व्हाई देयर इज सो मच एम्प्टी स्पेस, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, वेरी फ्यू वेयर देयर जो डिविएट हुए। आप नंबर्स देखो बेटा हैरान हो जाओगे। नंबर्स ये कहते हैं अराउंड 0.14%, जस्ट सी 0.11, मैंने थोड़ा सा गलत मार्क कर दिया, 0. ये वाला नंबर है ना, 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री। आप सोचिए बेटा सिर्फ इतने 100% में से सिर्फ इतने जो थे वो बस 1 डिग्री से डिविएट हुए, मतलब बाकी सब स्ट्रेट चले गए। अराउंड 1 in 8,000, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, 8,000 अल्फा पार्टिकल्स में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो डिफ्लेक्ट हुआ बाय मोर देन 90 डिग्री, बाय मोर देन 90 डिग्री आउट ऑफ 8,000। तो हमने अगर 8,000 अल्फा पार्टिकल छोड़ रहे हैं ना, तो उसमें से एक ऐसा होता था जो 90 डिग्री से ज्यादा डिविएट होता था, या जैसे मैंने बताया सीधा गया और 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो ऐसे बहुत कम चांसेस हो रहे थे। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ द एटम, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये चीजें खुल के आ गई। अब ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा, और इस ऑब्जर्वेशन को देख करके रुदरफोर्ड ने अपना कंक्लूजन दिया। तो चलिए रुदरफोर्ड के कंक्लूजन पे चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट वेर द कंक्लूजन। यस,
सो ये जो साइंटिस्ट को आप देख रहे हो, हेज रुदरफोर्ड, एंड इनके जो एटॉमिक मॉडल थे उनको हम बोलते हैं रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। कंक्लूजन क्या है इसका? सी, इनका कंक्लूजन ये निकल गया है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो ये पूरे चीजों को देख करके, जो भी पूरा ऑब्जर्वेशन हुआ, इस पूरे ऑब्जर्वेशन को देख के उनका एक कंक्लूजन निकला। पहला कंक्लूजन ये था, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज concentrated at its center in a very tiny region of the order of 10 power minus 15 meter called nucleus। ये क्या, इस लाइन का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या लाइन कहनी चाहती है? ये लाइन क्या कहना चाहता है? He said that जो भी एक एटम है, उस एटम में उसका जो न्यूक्लियस है, उसका सेंटर पार्ट है, और बेटा वो सेंटर पार्ट कितना छोटा है, जरा आप यहां पे गौर करो, 10 पावर माइनस 15 मीटर। एक एटम जो होता है ना, एटम का जो रेडियस होता है बच्चों, अगर ये एक एटम है, ये एटम का जो रेडियस है ना, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक, ये रेडियस होता है एंगस्ट्रॉम में। इसमें होता है बेटा एंगस्ट्रॉम में। दिस रेडियस इज इन एंगस्ट्रॉम। हाउ मच इज 1 एंगस्ट्रॉम? 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर। दिख रहा है क्या नीचे वहां पर? हाँ, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर। दिस इज दी साइज ऑफ न्यूक्लियर रेडियस। एक न्यूक्लियर रेडियस आप बोल सकते हो, बट जो नॉट न्यूक्लियर रेडियस, सॉरी, एटॉमिक रेडियस। बट जो न्यूक्लियस का रेडियस है बेटा, न्यूक्लियस का जो साइज है, दैट इज 10 पावर माइनस 15 मीटर। दिस इज कॉल्ड एज फेम्टोमीटर। इसे हम बोलते हैं फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर मतलब 10 पावर माइनस 15 मीटर। ओके, तो एफएम लिखते हैं शॉर्ट में इसको हम लोग। तो 1 एफएम इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 15 मीटर। ओके, एक एफएम कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 15 मीटर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, तो इतना छोटा। तो इनका ये कहना था कि पूरे एटम का जो मास है ना, वो सिचुएटेड है बस एक टाइनी से रीजन में। पूरे एटम का मास एक छोटे से टाइनी से रीजन में सिचुएटेड है। अब ऐसा क्यों? ये आपको जब मैं न्यूक्लियर पार्ट पढ़ाऊंगा ना, तो समझ में आएगा कि पूरे एटम का मास, वो भी आप देखो ध्यान से, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम, पूरे एटम का मास मतलब इलेक्ट्रॉन सब कुछ लेकर के, अगर एक पूरा, जैसे एक फॉर एग्जांपल अभी हमारा बॉडी है, हमारे पूरे बॉडी का मास अगर एक छोटे से पॉइंट पे सिचुएट हो जाए, है ना, मतलब मेरे पूरे बॉडी का मास अगर एक छोटे से पॉइंट पे आके सिचुएट हो जाए ना, कुछ ऐसा, तो सोचो कितना ज्यादा डेंसिटी होगा उस चीज का। यस, तो हम जब न्यूक्लियस में आएंगे तो हम इसके बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे, हाउ मच स्ट्रॉन्ग द न्यूक्लियर डेंसिटी इज। ओके, तो बेटा ये एंटायर मास जो है ये सिचुएटेड है पूरा कहां पर? न्यूक्लियस के अंदर। ओके, पूरा, बट इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे चल करके। ये कंक्लूजन था रुदरफोर्ड का। नेक्स्ट कंक्लूजन इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट। जैसा आप यहां पर देख रहे हो, द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या? जितने पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही नेगेटिव चार्ज भी है न्यूक्लियस के अंदर, सो नॉट इन द ऑर्बिट्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो पूरा बैलेंस है एक एटम में, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस होने से क्या हो गया कि जैसा पहले बताया गया था, इट इज न्यूट्रल। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर रिवॉल्विंग इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब समझो बेटा, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व फॉर द रिवॉल्यूशन इज गिवन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। मतलब ये है कि अगर हम बात करें, एक पॉइंट हम पीछे लेते हैं पहले। हाँ देखो, सॉरी, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है या फिर एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, एंड देयर इज एन इलेक्ट्रॉन हियर, राइट? एक इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है चार्ज है पॉजिटिव।
तो ये प्रोटॉन जो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है कहां पे, अंदर की तरफ। प्रोटॉन कहां खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, अंदर की तरफ। बट एवरी इलेक्ट्रॉन हैज सम वेलोसिटी। हम ये भी फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, आज की क्लास में ही होगा। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन है ना एक वेलोसिटी से घूम रहा है, तो बेसिकली उसको जाना तो आगे है, पर उसे अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है जो उसको अंदर खींचता है, पर इसको जाना सीधा है, इसे जाना सीधा है। तो ये जाना सीधा चाहता है पर फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ। तो क्या हो गया, ये यहां पर टर्न हो गया। इसको हम बहुत अच्छे समझेंगे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन का पार्ट। अब देखो ये यहां पर आ गया, फिर से फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ, जाना सीधा है, फिर से टर्न हो गया। फिर से फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, जाना सीधा है, फिर से टर्न हो गया, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है कि एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ओके, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडिंग और मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, एक सर्कुलर ऑर्बिट में सारे रिवॉल्व हो रहे हैं, पर ये सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए इनके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली आया कहां से, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट, एटम इज द स्ट्रक्चर एनालॉगस टू आवर सोलर सिस्टम। आप सब जानते हैं, तो एटम का जो स्ट्रक्चर है एक सोलर सिस्टम की तरह है। जिस तरीके से हमारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं ना, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। तो बेटा ये पूरा था कंक्लूजन किसका, रदरफोर्ड का ऑन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ओके, तो गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट पे ये पूरा कंक्लूजन निकल के आया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल। अब ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है इसके लिमिटेशंस थे कुछ। अब लिमिटेशंस क्या होते हैं, देखो लिमिटेशंस वो चीजें होती हैं जैसे जो चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे देयर आर वेरियस साइंटिस्ट, जैसे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे आप रदरफोर्ड की बात कर लो, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके दे प्रूव्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका आंसर वो नहीं दे पाए, एंड दोज वेयर बिकम्स द ड्रॉबैक्स और यू कैन से द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब वो क्या थे, लेट्स चेक। तो कुछ ये रहा हमारे पास ड्रॉबैक्स इसको समझते हैं। देखो अभी आप सबने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर भागना है, अब बोलोगे 1 किलोमीटर 1 मिनट में, सर पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ा कम करो सर। ठीक है, कम कर दिया, 100 मीटर भागो। 100 मीटर तो भाग सकते हैं, हाँ सर भाग सकते हैं। अब जब 100 मीटर भागते हो 1 मिनट के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कुछ एनर्जी ड्रेन होगी, यू विल लूज सम एनर्जी आपके बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनीथिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, राइट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स यहां पर एक थियरी थी कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में या कोई भी पाथ में या कैसे भी वो चल रहा है, तो वो कंटिन्यूअस अगर मोशन में है तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन द ऑब्जेक्ट विल रेडिएट एनर्जी। रेडिएट मतलब वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो उसी तरीके से जब रदरफोर्ड ने इस चीज को बताया कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो ऑर्बिट में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है और वो क्या कर रहा है बेटा, ऑर्बिट में सर्कुलर पार्ट में घूम रहा है, तो ये कंटिन्यूअस मोशन में है, इसके पास एक वेलोसिटी है, इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन दिखाया हमने। तो जब इसके पास एक वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी से ये घूम रहा है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एंड देखो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, द इलेक्ट्रॉन शुड एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? भाई हमारे पास रेडियो वेव है, गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, तो यूवी अल्ट्रा एक ही हो गया, इंफ्रारेड रेज है। तो ये ना अपनी एनर्जी रेडिएट करना चाहिए घूमते वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिटल मोशन, और ऐसा करने से जब उसकी एनर्जी खत्म होगी तो उसका रेडियस डिक्रीज होगा, और रेडियस के डिक्रीज होने से ये जो इलेक्ट्रॉन है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा ना बेटा,
तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। क्यों स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा? क्योंकि उसकी एनर्जी रेडिएट होगी। जब उसकी एनर्जी रेडिएट होगी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो करीब आता जाएगा और कोलैप्स, दिस विल कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एक एटम जो है वो स्टेबल कैसे है, एक एटम कैसे स्टेबल है? तो समझा नहीं एटम, आप तो इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ बेटा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन एटम में है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमते घूमते अगर वो न्यूक्लियस में गिर जाता है, इफ दिस इलेक्ट्रॉन कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस, इसका मतलब ये एटम जो है, दिस एटम इज अनस्टेबल, ये एटम अनस्टेबल है। और अगर ये एटम अनस्टेबल है तो ये एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एटम की स्टेबिलिटी कहां से आ रही है? हाउ द एटम्स, हमारे पास ये नेचर में जो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कैसे स्टेबल है ना? सब चीजें स्टेबल है, ये सारे एलिमेंट स्टेबल है। सारे एलिमेंट्स क्यों स्टेबल है? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। तो क्वेश्चन मार्क ये था, भाई आप बता दो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या है? व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन इज सो स्टेबल? तो बेटा इसका जो आंसर है रदरफोर्ड नहीं कर पाए, एंड दिस वर बिकम द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड और ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन आया अबाउट द, क्या हो गया भाई, अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रा। ओके, तो लाइन स्पेक्ट्रा, अच्छा ओके, लाइन स्पेक्ट्रा को लेकर के क्वेश्चन आया। अब लाइन स्पेक्ट्रा को मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रा को लेकर के आया कि लाइन स्पेक्ट्रा बेसिकली है क्या। मैं आपको यही बता देता हूं व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रा, यू कैन अंडरस्टैंड और फील दिस। देखो बेटा, लाइन स्पेक्ट्रा जनरली होता क्या है कि उस टाइम पे ना एटम्स से हमें कुछ कंटिन्यूअस एमिशन मिल रहे थे, राइट, कुछ रेडिएशंस निकल रहे थे, कंटिन्यूअस थे, कुछ एमिशंस थे, राइट। तो ये जो एमिशंस थे कुछ लाइन स्पेक्ट्रा के फॉर्म में थे। जनरली कंटिन्यूअस एमिशन तो बहुत कम ही मिलता है, हमें लाइन स्पेक्ट्रा ज्यादा मिलता है। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रा था, मतलब कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एमिट होती थी किसी एक एटम से, जब आप उसको हीट अप करते हो। तो ऐसा क्यों हो रहा था, मैं लाइन स्पेक्ट्रा को डिटेल में भी लूंगा आगे, टेंशन ना, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में जो है रदरफोर्ड से पूछा गया, एंड अगेन ही वाज नॉट एबल टू आंसर इट। बट वो बहुत सिंपल सा चीज है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से, देखो ये हायर ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, तो जंप करते वक्त तो क्या करता है, अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, अपनी एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो अपनी वो एनर्जी रेडिएट करता है इस फॉर्म में। न्यू को कई बार एफ भी लिखा जाता है, एच एफ, राइट, फ्रीक्वेंसी को। कोई किसी बुक में एफ लिखा होगा तो टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये चीजें जो थी, तो ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है, यही एनर्जी हमें दिखती थी, बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट दोस टाइम। सो अगेन दिस आल्सो बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब ये जितने भी लिमिटेशन आए रदरफोर्ड के, ऑल दिस लिमिटेशंस वर एक्सप्लेन्ड बाय बोर एंड दे बिकम बोर पोस्टुलेट। जितने भी लिमिटेशन थे ये बोर ने एक्सप्लेन किए, और ये सारे क्या बन गए बेटा, बोर्स के पोस्टुलेट बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके बोर के पोस्टुलेट क्या थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो बेटा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आपके दोस्तों को बताओ कि भाई हम जो है किस तरीके से फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो पूरा पीपीटी है मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हाँ, अब बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसे मैंने आपसे बात कहा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, है ना। चलो जरा ध्यान से देखना क्या है। ये कुछ मैंने स्पेक्ट्रम शो किए आपको, आई होप आपको कलर प्रॉपर दिख रहे हो यहां पर, राइट, ओके, ठीक है। तो जरा इन चीजों पे बाद में आते हैं, पहले इनको अंडरस्टैंड करा देता हूं मैं क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है ये एमिशन एक तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांजिशन हो रहा है
अपर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो ड्यूरिंग दोस ट्रांजिशन इट विल रिलीज इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं होगा। व्हाट यू मीन बाय कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मतलब सारे कलर्स मिल रहे हैं। जब हमें सारे कलर्स मिलते हैं तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है, राइट? जैसे कि एक रेनबो, आपको सारे कलर्स दिख रहे हैं, वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। बट अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम वी हैव मेजरली, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। यस, ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो एक एमिशन स्पेक्ट्रा होता है और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये है क्या एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मान लो बेटा आपने एक चेंबर लिया, उस चेंबर में आपने हाइड्रोजन गैस ले लिया। क्या ले लिया? हाइड्रोजन गैस, H2, राइट? और इसको आपने एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसे कनेक्ट कर दिया, हाई टेंशन, बहुत हाई वोल्टेज दिया सॉरी, HT लिखते हैं, हाई टेंशन बैटरी। हाई टेंशन बैटरी से करी, इसको बहुत गर्म कर दिया, बहुत एकदम हीट कर दिया। अब जब आप इसको इतनी सारी एनर्जी दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट पर है, द इलेक्ट्रॉन विच इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इलेक्ट्रॉन will gain the energy, this electron will gain the energy and it will move into the upper higher orbit। वो अपर हायर, अब ये कैसे ऊपर जाता है, कितना ऊपर जाता है ना, इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में, थोड़ा सा सब्र रखिए। ये एनर्जी गेन करेगा और अपर हायर ऑर्बिट में क्या करेगा? जंप कर देगा। बट ये उधर ज्यादा देर रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? मैं बोर के सेकंड पोस्टुलेट में एक्सप्लेन करता हूं। ये यहां पर बेटा सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकता है, या आप कुछ बोल सकते हो कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए रुकता है। एंड अगेन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट, फिर से ये अपनी उसी ओरिजिनल ऑर्बिट में रिटर्न आएगा। और नीचे रिटर्न आते वक्त वो क्या करेगा? जितनी एनर्जी लिया था वो उतनी एनर्जी को रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, दैट इज hν, सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इनके बीच में जितना, देखो आप यहां पे वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो, E इक्वल्स टू एच c/λ। फ्रीक्वेंसी को हम c/λ लिख सकते हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंसी को हमने क्या लिखा? c/λ। यहां से मैं कौन से वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है मैं वो फाइंड आउट कर सकता हूं, राइट? पर ये जो हमें मिलेगा ना, इसी को हम बोल रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिट हुआ ना, तो उस वक्त हमें जो कलर्स दिखे, दोज आर माय एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं? वैसे आपके सिलेबस में नहीं है ये। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये है, मान लो अगर कोई हाइड्रोजन गैस है, मैंने उसमें कुछ लाइट पास करी। अब आप देखो, मैंने लाइट पास किया, लाइट के पास भी एनर्जी है ना बेटा, hν, लाइट के पास भी एनर्जी है। डुअल नेचर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा दूंगा मैं। लाइट के पास भी एनर्जी होती है, किसी भी लाइट की एनर्जी है, जो लाइट आप देख रहे हो ना, इस लाइट के पास एनर्जी होती है। लाइट की एनर्जी गिवन है बाय फॉर्मूला E इक्वल्स टू hν, where h is Planck's constant and nu is frequency। h is Planck's constant और nu क्या बेटा यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मैंने मान लो व्हाइट लाइट, ओके, मैंने व्हाइट लाइट यहां से पास किया एक हाइड्रोजन गैस में, ठीक है? तो जब मैं यहां पे व्हाइट लाइट पास करता हूं तो आई सी दैट व्हाइट लाइट मैंने पास किया, उसमें से कुछ कलर एब्जॉर्ब हो गए और कुछ कलर बाहर निकल गए। कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ कलर बाहर निकल जाएंगे। अब जो कलर एब्जॉर्ब होके बाकी कलर जो बाहर आ रहे हैं उनको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या होता है? एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ये फर्क होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा में जो कलर्स होते हैं एब्जॉर्प्शन में वो नहीं होते। ऐसे कैसे सर? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं अभी मैं। किसी बुक में नहीं मिलेगा, आपके बुक में नहीं है, बाकी बुक में मिल जाएगा, ओके? स्टेट बोर्ड में नहीं है तो थोड़ा ध्यान दे दो। मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट पर है, ठीक है? मैंने उसको एनर्जी दिया। क्या दिया? एनर्जी दिया। अब आप ऐसे बात करते हैं जैसे मान लो बेटा ये कोई एक कलर है ना, ये मेरा एमिशन स्पेक्ट्रा है। ये मेरा क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रा। ये कोई एक पर्टिकुलर कलर है, येलो कलर है, ठीक है? तो वो येलो कलर एमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? येलो कलर वो एमिट कर रहा है। कैसे एमिट करेगा? जब वो ऊपर से नीचे ट्रांजिशन होगा तभी करेगा ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का ऊपर से नीचे ट्रांजिशन हुआ तब उसने क्या किया? एक येलो कलर को एमिट किया, पर्टिकुलर सिंगल वेवलेंथ कलर बेटा एमिट किया उसने। फिर क्या होता है?
इसको बोला गया एमिशन स्पेक्ट्रा, इसको बोला गया एमिशन स्पेक्ट्रा। ये पर्टिकुलर वेवलेंथ का होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है मैंने लाइट पास करी और देखो ये जब एमिट हुआ तो इन दोनों के बीच में कुछ एनर्जी गैप था, बराबर सॉरी। तो अभी मैंने जो एनर्जी पास करी यहां से, अगर मेरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी और वो एनर्जी बराबर है इन दोनों के गैप से या इन दोनों के गैप से, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा। मैंने व्हाइट लाइट पास किया था, तो व्हाइट लाइट में से येलो लाइट वाले की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो ऊपर चला जाएगा। तो देखो, तो उसके बाद हमें जो बाहर कलर मिलेगा ना, उसमें येलो कलर नहीं होगा, उसमें येलो कलर नहीं होगा। जैसे आप यहां पर देखो, एमिशन स्पेक्ट्रा में येलो था, एब्जॉर्प्शन में येलो गायब है, देख रहे हो, एब्जॉर्प्शन में येलो गायब है। मतलब जो जो कलर एमिशन में है वो एब्जॉर्प्शन में नहीं है, यू कैन सी, और जो एमिशन में नहीं थे वो एब्जॉर्प्शन में है, बराबर। अब ऐसा क्यों हुआ सर? कुछ कलर्स वहां पर है, कुछ बेटा क्या होता है ना, एनर्जी के गैप्स जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं जो एटम्स होते हैं, पानी बॉटल भी निकले मैंने, जो एटम्स होते हैं, एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनके एनर्जी गैप होते हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी है तो ही वो लेंगे, अगर उस पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी नहीं है, जैसे मान लो, मैं बिना पैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो जो मेरा येलो कलर था उसकी एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। येलो के बाद मान लो कोई और कलर है, ग्रीन कलर है, उसकी एनर्जी है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा अगर वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करे तो 10.6 तो इसके ऊपर चला जाएगा, और ऊपर तो कोई भी ऑर्बिट नहीं है, मतलब है ऑर्बिट, नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़ा और ऊपर है, थोड़ा और ऊपर है, बीच में नहीं है। तो बीच में इलेक्ट्रॉन कहां रुकेगा जाके, इसलिए वो उस कलर को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो उसने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब ही नहीं करना है, ग्रीन को छोड़ देना है बाहर, तो वो बन गए मेरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, बराबर, ठीक है। तो जो बाहर आ गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये हो गया एमिशन स्पेक्ट्रा। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं समझा तो वीडियो फिर से रिवाइंड कर लो, है ना, ठीक है। यही तो फायदा है भाई ऑनलाइन क्लासेस का। मैं इसको बेटा इरेज कर रहा हूं, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लास का यही फायदा है कि आप जो है हर चीज को दोबारा से पढ़ सकते हो, दोबारा से देख सकते हो। ओके सो चलिए, तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। अब बेटा यही जो मैंने पढ़ाया बस यही सब लिखा हुआ है आगे, आप पढ़ लो यहां पर। Each element when heated emits a spectrum of radiation which is characteristics of the element itself. The spectrum consists of a set of isolated parallel lines, and they are called as line spectrum or atomic spectrum. ठीक है ना? When hydrogen is heated, अब एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन का, तो जब हम हाइड्रोजन को हीट करते हैं तो हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलते हैं जो कि एक एमिशन स्पेक्ट्रा की तरह, जैसे 410 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर और 656 नैनोमीटर, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट जो है एमिट होंगे, राइट। सो एंड डज नॉट एमिट एनी अदर रेडिएशन, इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, डज नॉट एमिट एनी अदर रेडिएशन और एनी अदर वेवलेंथ बिटवीन दीज वेवलेंथ। तो ये चार वेवलेंथ के अलावा बीच में और दूसरा कोई वेवलेंथ जो है वो एमिट नहीं करेगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा 410, 434, 486, 656 नैनोमीटर्स, बराबर। इसके अलावा और कोई कलर वो एमिट नहीं करेगा। आई होप नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन ऑल्सो एमिट लाइन स्पेक्ट्रा इन अल्ट्रावायलेट रीजन कॉल्ड लाइमन सीरीज। ये लाइमन बाद में पास भी कराऊंगा मैं, ज्यादा टेंशन ना लो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। तो अभी बेटा हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज आवर बोर्स एटॉमिक मॉडल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रुदरफोर्ड के जो मॉडल थे वो फेल हो गए थे, और रुदरफोर्ड के मॉडल फेल होने के बाद उनको जो है बोर ने ही दोबारा एक्सप्लेन किया था, है ना। तो बोर बाबा की जय करके शुरू करते हैं फटाफट। हाँ जी, तो क्या देख सकते हैं यहां पर हम,
अब ये फर्स्ट जो पॉस्टुलेट है इसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने जो आपको पहले बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है बेटा, यहां पर न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर एक v वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जिससे क्या होगा, सर्कुलर पाथ में एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है जब भी, तो हमने दो चीज देखी कि उसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो, देखो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वी रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूम नहीं सकती, पहली बात। तो अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ बट दूसरी बात ये है, अच्छा पहली बात थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना कोई चीज सर्कुलर में घूम नहीं सकती, दूसरी बात ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से, है ना, ये दो चीजें होती हैं, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कहां से आया, बिकॉज ऑफ, स्टेटमेंट में यही सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप। तो आई कैन से दैट माय centripetal force is equal to electrostatic force, ओके। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, mv स्क्वायर बाय r, ये फॉर्मूला है। तो इसको हम लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे MEVNRN। ऐसा क्यों, ME इसके लिए लिखा मैंने, ME रिप्रेजेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, VN रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, हर ऑर्बिट में वेलोसिटी अलग होगी इसलिए VN, एंड RN मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्मूला, बराबर। यहां पे भी Rn ले लेंगे, तो आई कैन राइट MEVN स्क्वायर अपॉन Rn इज इक्वल्स टू, बेटा ये Q1 Q2 क्या है, लेट्स से Q1 जो है मेरा इलेक्ट्रॉन है, Q1 कौन है, इलेक्ट्रॉन, और Q2 जो है वो है मेरा प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। Q2 इज अ प्रोटॉन विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हमने ले लिया E, कितना ले लिया E, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको भी ले लिया E। ऐसे कैसे सर, बेटा चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है, बराबर ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दोनों पे सेम होता है। तो Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, बट ये जो पहले ऑर्बिट में जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उसको इस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है ना सब खींच रहे हैं पकड़ के, सारे लोग खींच रहे हैं। तो मैंने यहां पर लेना है Z टाइम्स ऑफ E, क्या लेना है यहां पर हमने, Z टाइम्स ऑफ E। क्यों Z, बिकॉज Z रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। मान लो कार्बन एटम ले लिया आपने, क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये मान लो कार्बन एटम है, ये उसका पहला ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे, मैं एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं अभी, और ये उसका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में बेटा 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन मिलकर उस एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं ना, तो कितने खींच रहे हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन खींच रहे हैं। तो इसलिए क्या लिखोगे आप, Z टाइम्स ऑफ E। तो आपने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 को आपने लिखा E, Q2 को लिखा आपने Z टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर। तो अब आपका ये फॉर्मूला बन जाता है MEVN स्क्वायर अपॉन Rn इक्वल्स टू E और E स्क्वायर ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया और ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कैसे आ गया हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट, तो फर्स्ट पोस्टुलेट यही है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बट दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोस्टुलेट 2। अब बेटा आपको याद होगा जो ड्रॉबैक था रुदरफोर्ड का,
स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को लेके, कि एक एटम जो है वो स्टेबल कैसे है, ठीक है ना, एक एटम जो है वो स्टेबल कैसे। तो एक एटम जो है वो स्टेबल है ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, सो एटम जो है, द एटम इज स्टेबल ओनली बिकॉज, अब उसकी हम यहां पर डिस्कशन कर रहे होंगे सॉरी स्टेटमेंट ये दिया गया, बोर ने इसको बताया कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, ओहो सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अब ये पंगा हो गया हमारे लिए। बेटा एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है, कोई चीज जब एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये एक v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो इसके पास है लीनियर मोमेंटम जिसको हम लिखते हैं p, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या लिखा जाता है, p मास इंटू वेलोसिटी। उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, मोशन में तो है ना बेटा, इसके पास भी वेलोसिटी है, इसके पास भी मास है, तो इसके पास भी मोमेंटम होगा, बट इसके पास एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है इसका रेडियस। क्या, इसका रेडियस Rn, राइट। तो जब भी हमारा एंगुलर मोमेंटम में, जब भी हमारे एंगुलर मोमेंटम की बात हो जाएगी, तो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन एज एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं, आपको लीनियर मोमेंटम भी लिखो बट उसको आप Rn से मल्टीप्लाई कर दो रेडियस के साथ, राइट। वेक्टर क्वांटिटी है ये m, फिर हम लिखते हैं v क्रॉस r, राइट। तो ये हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम, तो v और r के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, दैट विल गिव मी द एंगुलर मोमेंटम। तो ये एंगुलर मोमेंटम है, राइट। तो कोई भी चीज जब सर्कुलर में रिवॉल्व होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में रिवॉल्व होता है v वेलोसिटी और r रेडियस के साथ, तो उसके पास जो मोमेंटम होता है वो होता है, एंड दिस इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। कैसे देते हैं इसको हम लोग, राइट हैंड थंब रूल, ओके। और अगर आप वेक्टर के फॉर्म में इसको पूरा कंप्लीटली लिखना चाहते हो तो ये फिर r क्रॉस v हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, r क्रॉस v, राइट। तो ये हमारा रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर, और v के डायरेक्शन में फिंगर्स को टर्न किया, थंब कहां पर आया, पॉइंट आउटवर्ड, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है बाहर की तरफ है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और ये उसका रेडियस है r, और ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर उसकी वेलोसिटी, तो फिंगर्स को पहले आपको लेके जाना है रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के साइड टर्न करना है, थंब कहां पॉइंट आउट किया, ऊपर की तरफ, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारा, नॉट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा कहां है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है यार, हम थोड़ा आगे, हमारा टॉपिक कुछ और है। टॉपिक यहां पर यह है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, तो एक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, जिस ऑर्बिट में, ध्यान से सुनना, जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम, जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π से, इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, जहां पे h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है, किसी इलेक्ट्रॉन का अगर एंगुलर मोमेंटम बराबर है इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज n इंटू h अपॉन 2π से, तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में कभी भी अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा चीज दे दिया। बाय द वे इसका हम प्रूफ भी करेंगे, जब मैं आपको इसको प्रूफ करूंगा मैं विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, आपके टॉपिक में है आगे। तो डी ब्रॉगली का जो वेव थियरी था ना, वेव थियरी की मदद से इसको प्रूफ भी किया जाता है, यही फॉर्मूला प्रूफ होता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर बराबर है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π से, तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में कभी भी अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, n क्या है यहां पर हमारा, n हमारा है नंबर ऑफ ऑर्बिट, या फिर आप उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो,
और एल, तो एल क्या है हमारा, ये MEVNRN बराबर ना, MVR, यहाँ पे VN ले लो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, MEVNRN इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। बेटा ये भी एक हमारा फॉर्मूला ही बन गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कैसे हम चीजों को बनाते जा रहे हैं, आगे आगे आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट की बात। थर्ड पोस्टुलेट क्या है जस्सी? थर्ड पोस्टुलेट में जो लाइन स्पेक्ट्रा की बातें थी, जो रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आ रहा है, वही चीज यहां पर एक्सप्लेन की गई। बोर सेड दैट कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है बाय टेकिंग सम एनर्जी, तो मान लो ये हमारे दो ऑर्बिट है, राइट, ये पहला ऑर्बिट जिसको हमने nth ऑर्बिट बोला, ये हमारा mth ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी हमने ले ली En, इसकी एनर्जी हमने ले ली Em। हर एक ऑर्बिटल का एनर्जी होता है, आज की क्लास में ही करेंगे, टेंशन ना लो। तो हर एक ऑर्बिट की एनर्जी होती है, इस ऑर्बिट की एनर्जी En, इस ऑर्बिट की एनर्जी Em, जहां पे हमारा nth, ये n जो है ये हमारा लोअर ऑर्बिट है एंड ये हमारा हायर ऑर्बिट है। ठीक है, एक हमारा लोअर ऑर्बिट है, एक हमारा हायर ऑर्बिट है। तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है बेटा, और उस इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सटर्नली एनर्जी दिया, क्या दिया उसको हमने, एक्सटर्नली एनर्जी दिया, और उस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को गेन किया, और वो एनर्जी इतनी बराबर है कि वो बराबर ऊपर वाले ऑर्बिट में जाके रुक गया इलेक्ट्रॉन, बराबर, वो इलेक्ट्रॉन जो है क्या हुआ ऊपर वाले ऑर्बिट में जाके रुक गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट में जाके रुक जाएगा, और जैसा अभी हमने सेकंड पोस्टुलेट में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होना चाहिए किससे, NH/2π से। अगर वो उसके बराबर नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पर अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा। इन द सेम वे जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है तो यहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो मैच नहीं होता NH/2π से, और ये इलेक्ट्रॉन सीधा जंप करता है अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आने के लिए, और उसी दौरान ये अपनी वो सारी एनर्जी रेडिएट कर देता है जितनी वो लेता है। अब ये एनर्जी कितनी होती है, ये एनर्जी इन दो ऑर्बिटल्स के बीच के एनर्जी गैप के बराबर होती है। तो जैसे कि अगर मेरे पहले ऑर्बिट की एनर्जी है हायर ऑर्बिट की Em माइनस En जिसको मैं डेल्टा E भी बोलूंगा, जिसे हम डेल्टा E बोल रहे हैं। तो डेल्टा E इज द चेंज इन एनर्जी, Em हायर ऑर्बिट एनर्जी, एक En आएगा, मैंने ये भी Em लिख दिया, ये En है, दैट इज योर लोअर ऑर्बिट एनर्जी। इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, और यही इक्वल होता है किसके, hν के बराबर। यही किसके बराबर होता है, hν। तो जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट बेटा वो यही करता है, यही कहता है कि जो हमारा एनर्जी डिफरेंस है दिस इज Em माइनस En विच इज इक्वल टू hν। तो डेल्टा E जो है इसको आप hν लिख रहे हो, या फिर डेल्टा E को आप hc/λ भी लिख सकते हो, राइट, अब hc/λ भी लिख सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूलेज ही हैं हमारे जो हम आगे यूज कर रहे होंगे, ठीक है। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल, राइट। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज, तो हमारा यहाँ पे पोस्टुलेट का पार्ट एंड होता है, राइट। अब हम थोड़ा स्पेक्ट्रल लाइन की तरफ बढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन को देखेंगे और कुछ हमारे और भी चीजें उनको देखेंगे, फिर हम जो है टॉपिक को आगे लेके जाएंगे, ठीक है, और एटम्स का पार्ट एंड करेंगे। तो बेटा आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। वेल सो बच्चों, अभी तक हमने जो भी चीजें प्रूव करी, तो अभी तक हमने जो है पोस्टुलेट को कवर अप कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को स्टार्ट करते हैं, और आगे जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट। तो हम ना अभी फाइंड आउट करेंगे कि बोर रेडियस कितना होता है, वी विल फाइंड आउट कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और जो है उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है। तो इसके लिए हम अभी इक्वेशंस डिराइव कर रहे होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद दिस, एंड अब जो पार्ट होगा बेटा वो पूरा ही पूरा सॉल्यूशन वाला पार्ट है, तो आप सबको बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, राइट। सो यस, अच्छा पहले एक बार ना मैं सारे फॉर्मूलेस लिख देता हूं अभी तक हमने जितने प्रूफ किए पोस्टुलेट में। तो हमारे जो फॉर्मूलेस थे, सबसे पहला MeVn² Rn इक्वल्स टू Ze²
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन का स्क्वायर, है ना। पहला फॉर्मूला ये था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट का। सेकंड फॉर्मूला था हमारा दैट इज योर एम ई वी एन आर एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, राइट। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था। और थर्ड फॉर्मूला था हमारा डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। या इसको आप एच सी बाय लैम्बडा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले थे, इन तीनों फॉर्मूले को हम साइड में रखते हैं और अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं सबसे पहले बेटा बोर रेडियस या रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, ठीक है। तो पहले हम प्रूव करेंगे रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, ओके। तो सबसे पहले हम एक ऑर्बिट का रेडियस प्रूफ करेंगे, ओके। तो कितना होता है एक ऑर्बिट का रेडियस, जस्ट सी। अब रेडियस को प्रूफ करने के लिए वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूलेस ओनली, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम रेडियस प्रूफ करेंगे, ठीक है। ध्यान देना कैसे करेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है हमारा, और पहले फॉर्मूले को चलिए ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट, ओके। तो जो हमारा पहला पोस्टुलेट था, क्या है पहला पोस्टुलेट, एम ई वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन का स्क्वायर, है ना। ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट था, इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट, जो हमारा सेकेंड पोस्टुलेट है, सेकेंड पोस्टुलेट क्या है बेटा, यस अभी हमने लिखा वहां पर सेकेंड पोस्टुलेट, दैट इज एम ई वी एन आर एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये सेकेंड पोस्टुलेट है। सेकेंड पोस्टुलेट से हम क्या करेंगे बताए, ये वी एन की वैल्यू निकालेंगे और यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं वी एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम ई और आर एन, ये एम ई और आर एन यहां आ गए, ये हमें वी एन की वैल्यू मिल गई, राइट। ऊपर वाले इक्वेशन से इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 2। मैं बोलता हूं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, राइट। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, हमें रेडियस निकालना, ध्यान देना। तो यहां पर मैं पुट करूंगा, तो एम ई वी एन की जगह ये वैल्यू आ जाएगा पूरा, तो एन एच अपॉन 2 पाई एम ई आर एन इसका होल स्क्वायर, तो होल डिवाइडेड बाय आर एन इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन का स्क्वायर। ध्यान देना मैंने सिर्फ इस वाले इक्वेशन में वी एन की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये इक्वेशन अभी हमें क्या देगा, ध्यान दो, एम ई एज इट इज है, इनका स्क्वायर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे सारे, आर एन भी डिनोमिनेटर में रहेगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, देन एम ई का स्क्वायर और आर एन का स्क्वायर, बट आर एन का स्क्वायर तो होगा बट नीचे एक और आर एन है, तो आर एन का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर एन का क्यूब इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन का स्क्वायर। बेटा ये प्रूफ आपके बुक में नहीं दिया हो तो प्लीज ध्यान दो, ठीक है ना। अब बेटा यहां पर देखो हमें रेडियस चाहिए, राइट, रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं जो चीजें कैंसिल होती है कैंसिल कर दो, यहां से एक पाई यहां से एक पाई कट जाएगा, या हम कल दूसरा ले लेते हैं कैंसिल करने के लिए, यहां से एक पाई यहां से एक पाई कट गया, और ये 4 और 4 कट गया, और कुछ कट रहा है, यहाँ पे 3 आर है, यहाँ पे 2 आर और ये 2 आर कट गए, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है वैसे, चलो ठीक है। बाकी जो वैल्यूज बच गई हैं उनको लिख दो आप अभी फटाफट, तो जो वैल्यूज बची हुई हैं उनको हम लिख देते हैं। तो कौन बचा हमारा, एम ई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई, अच्छा एम ई भी कट रहा है ना, यहां से एक एम ई और यहां से एक एम ई कट रहा है, तो एम ई भी नहीं बचेगा, फिर एम ई भी नहीं बचेगा, तो पाई अच्छा नीचे एक बचेगा,
नीचे एक आर एन बच गया, जेड स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, बस इतना बच गया हमारे पास। और हमें सिर्फ आर एन चाहिए, तो आर एन को एक साइड ले लो, बाकी सभी टर्म्स को एक साइड ले लो, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जाएगा ऊपर, और ये जेड और ई स्क्वायर नीचे आ जाएंगे, पाई एम ई, आर एन को वहां लेके जाओ, जेड और ई स्क्वायर यहां पर आ गया, ये हो गया आपका आर एन। तो यहां से आर एन की वैल्यू मैं बस रीअरेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो देयरफॉर आर एन हमें कितना मिल गया बेटा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई स्क्वायर ये मैंने एक साथ लिख दिया, ये सारे कांस्टेंट टर्म है, और एन स्क्वायर बाय जेड को मैं अलग से लिख रहा हूं, ये एन स्क्वायर और जेड को मैं अलग से लिख रहा हूं। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपके नीट में, जेई में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, सीटी में, दैट बोर रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश, तो बोर रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिला, ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी हम यहां पर ऐड कर देते हैं हमारा। तो हमें आर एन मिल गया बेटा कितना, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर और एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। ये आर एन की वैल्यू मिल गई, वो भी हमने मेंशन कर दिया। अब इस फॉर्मूले में ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, राइट। ये कांस्टेंट की वैल्यू है बेटा, इस कांस्टेंट की वैल्यू बेटा 0.053 इंटू 10 पावर -9 मीटर। क्या ये ब्लू वाला दिख रहा है आप सभी को? लेट मी चेक वंस। सरस दिख रहा है, ओके। तो हाँ, तो ये आपका ना वैल्यू है किसका, कांस्टेंट का, पूरा इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू है। अगर मैं आपको बोलूं इफ z इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू 1, अगर z और n की वैल्यू हमने 1 ले लिया, z इक्वल्स टू 1 मतलब हाइड्रोजन एटम, n इक्वल्स टू 1 ले रहे मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो मेरा r1 हो जाएगा, r1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा। ये तो सब 1 हो गया बच्चा, ये वैल्यू ना एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई रेज टू 2 मतलब स्क्वायर उसका। अब ये पूरा कांस्टेंट और इस पूरे कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ये है, और इसको हम बोलते हैं ए नॉट, विच बी कॉल्ड एज बोर रेडियस। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, बोर रेडियस। पहले ऑर्बिट का रेडियस है बोर रेडियस, तो देयरफॉर आई कैन से दैट माय बोर रेडियस इज इक्वल टू 0.053 इंटू 10 पावर -9 मीटर। दिस इज इन नैनोमीटर, राइट, दिस इज इन नैनोमीटर। ये हमारा बोर रेडियस का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इतना सा है ये, और नैनोमीटर्स में है। तो ये पूरे वैल्यू को आप ओवरऑल समराइज कर सकते हो, दैट योर आर एन इज इक्वल्स टू ए नॉट, ये पूरे कांस्टेंट को मैंने ए नॉट लिख दिया, और फिर एन स्क्वायर बाय जेड। तो ये हमारा पूरा रेडियस हो गया। अगर आपको ए नॉट की वैल्यू पता है, एन वैल्यू पता है, जेड वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड आउट द बोर रेडियस फॉर एनी अदर ऑर्बिट। इज इट क्लियर? अगर आपको हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई और एटम लेना है, हीलियम एटम लेना है, तो एच की जेड की जगह 2 ले लो, और एन की जगह क्या ले लोगे, यस, एन की जगह जो ऑर्बिट निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, उसका आप रेडियस निकाल सकते हो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये हो गया हमारा रेडियस का पार्ट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, और हम आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट हम जो लेंगे दैट इज नाउ वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। सो टू फाइंड आउट वेलोसिटी नाउ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ओके, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, ध्यान देना। अभी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमारे पास जो पीछे फॉर्मूलेस थे, इफ यू रिमेंबर, Vn इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई MERN, याद है? अभी हमारे पास ये फॉर्मूला था पीछे, राइट, यू कैन सी यहां पर ये वाला। तो इस फॉर्मूले में Rn की वैल्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमारी Rn की वैल्यू है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर पाई एम वाला, राइट। तो हमें पता है दैट, क्या हुआ, अच्छा सॉरी, तो वी नो दैट सिंस Rn इज इक्वल टू, हाउ मच वाज Rn, Rn कितना था हमारा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, है ना,
ओ सॉरी, h square epsilon naught n square and then it was I think pi me e square, pi me e square z। ओके, ये आर एन की वैल्यू है। ये आर एन की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर वाले इक्वेशन में, तो आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई me, और आर एन की जगह ये पूरी वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर जो है पूरा ऊपर जाएगा, पाई me e रेस टू e का स्क्वायर और z। ठीक है, अब जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। कौन कौन कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, पाई पाई कट जाएंगे, me कट जाएगा, और n स्क्वायर, अच्छा एक n और एक n कट जाएगा, यहां से एक h और एक h कट जाएगा, बस बाकी तो बच जाएंगे, तो लिख दो फिर जो जो बच गए। ई स्क्वायर बचा हमारे पास, और नीचे बचा है 2, और एक h बच गया, एक एप्सिलॉन नॉट और एक n बचा हुआ है, राइट। यहां पे मैंने फिर से इनको अलग से लिखा हुआ है, ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया, Vn वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, दैट इज ई स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट z बाई n। यहां पर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n से। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो रेडियस था वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था n स्क्वायर के साथ, पर यहां पर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के साथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रेडियस रिलेशन आपको याद रखने आना चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला और हमारा ऐड अप हो जाएगा उस वाले पीछे वाली स्लाइड में। हमें अभी Vn मिल गया, दैट इज हाउ मच, कितना मिला हमें, ई स्क्वायर बाय पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आई थिंक z बाई n, है ना, यही था ना, ई स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, h भी था आई थिंक, पाई नहीं h है, यस। तो 2h एप्सिलॉन नॉट z बाई n, ओके, 2h एप्सिलॉन नॉट z बाई n। ठीक है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट दी एनर्जी। अब किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी निकालने के लिए हमें पहले तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पता होना जरूरी है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट दी टोटल एनर्जी। नाउ वी विल फाइंडिंग आउट दी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब एनर्जी निकाल रहे होंगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे m, यहाँ पर Vn। अभी Vn हमें मिल चुका है, वही Vn की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा हाफ me, और Vn की वैल्यू ये आ जाएगी, और इनका पूरा स्क्वायर होगा, तो ई स्क्वायर n नॉट n z, ई स्क्वायर z अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 me e रेज टू 4 z स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और n स्क्वायर। ठीक है ना, पूरे टर्म का स्क्वायर कर दिया। दिस विल गिव यू me e रेज टू 4 z स्क्वायर बाय 2 4 द 8, then h square epsilon naught square or n square. So this becomes your kinetic energy. Okay, so this much is the kinetic energy of an electron in an orbit. Now to find out the potential energy. Potential energy का फॉर्मूला होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं उसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। So the formula is 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर आप देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर के साथ और n स्क्वायर के साथ, ये इंपॉर्टेंट टर्म। 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय नॉट r स्क्वायर, यहाँ पर यही प्रॉब्लम, r स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ rn आएगा। ठीक है, और माइनस साइन के साथ होगा ये पूरा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, याद है हमने Q1 Q2 को लिया था E और ZE और Rn -1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय Rn, राइट। तो व्हाट वी डिड हियर, Q इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 इज टोटल प्रोटॉन, राइट। अभी जो थोड़ी देर पहले किया था हमने वही वाली वैल्यू है। तो दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी, बट देखिए इनकम्प्लीट है। Rn की वैल्यू यहां पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब Rn हमने निकाला हुआ है, Rn हमें पता है कितना होता है, तो वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, अब Rn की वैल्यू जो है वो ये रही h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई me e स्क्वायर, तो Rn की वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम लोग। Rn इज h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर पाई me e स्क्वायर बाई z, बराबर है बेटा h स्क्वायर एप्सिलॉन n स्क्वायर पाई me e का स्क्वायर। ओके, now we'll substitute this value of Rn in this formula Pe, so we get, therefore the potential energy can be written as -1/4 pi epsilon naught ZE स्क्वायर डिवाइड बाय Rn, और Rn की वैल्यू हमारी हो जाएगी ये पूरी h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, डिनोमिनेटर पूरा न्यूमरेटर में जाएगा, पाई me e स्क्वायर z, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारी ओवरऑल। यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, और तो कुछ कैंसिल नहीं है, चलो लिख लेते हैं फिर। तो z और z बिकम z स्क्वायर e स्क्वायर e रेज टू 4 me, तो आई कैन राइट me e रेज टू 4 z स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 4 है, और एप्सिलॉन विल गिव यू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, बराबर। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, और ये नेगेटिव में है, तो दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। हाउ मच इज द टोटल एनर्जी बेटा, यस, हाउ मच इज द टोटल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने लिखा ये वाली वैल्यू, तो me e रेज टू 4 z स्क्वायर 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस me e रेज टू 4 z स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो काम करते हैं, नेगेटिव को पहले लिखते हैं, ये तो ठीक है चलेगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लो सारा, तो me e रेज टू 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, और अंदर क्या बच जाएगा आपके पास 1/8 माइनस 1/4, 1/8 माइनस 1/4 विल गिव यू -1/8, इसको सॉल्व कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यू विल गेट -1/8, सो me e रेज टू 4 z स्क्वायर माइनस 1/8 आ गया, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, तो दिस इज दी टोटल एनर्जी। तो एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है, द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, और ये जो टोटल एनर्जी है बेटा, इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, राइट, z और इसको छोड़ के ये पूरे कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये पूरे कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय। तो किसी भी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, तो उसको En से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, इसको En से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। तो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी जो है इस फॉर्मूले से दी जाती है। अगर हम आपने कई बार देखा होगा फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हो, केमिस्ट्री में आपने कई बार किया होगा, क्यों लेते हैं,
हाइड्रोजन एटम चूज करते हैं, Z की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट N की वैल्यू 1 हो गया 13.6, है ना। तो इससे हमारा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी मिल जाता है, तो ये हमें दे देगा टोटल एनर्जी, राइट। अब इनके बीच में आप रिलेशन भी मेंटेन कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में। मैं रिलेशन यहां दिखा देता हूं आपको। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, रिलेशन इसलिए बेटा क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देना। तो आप लिख सकते हो आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है, सो ये 1/2 टाइम्स, यस, सो -1/2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नॉट माइनस, 2 टाइम्स आएगा ना यहाँ पर, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप लिख दोगे यहाँ पर, और ऊपर 2 आएगा, 2 1 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये जो है माइनस साइन आ जाएगा, राइट। तो ये रिलेशन हो गया पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में। काइनेटिक और टोटल के बीच की एनर्जी हो जाएगी, सो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अब आप देखो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है और जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दोनों सेम है, खाली प्लस माइनस का फर्क है। तो मैंने माइनस डाल दिया, माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस जब मैं टोटल एनर्जी की वैल्यू लिखूंगा तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे पॉजिटिव मिल जाएगी। वैसे आप पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हो। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगेन वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर माइनस नहीं आएगा, नॉट पोटेंशियल, टोटल एनर्जी आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, राइट। क्योंकि टोटल एनर्जी ऑलरेडी हमारा नेगेटिव है तो माइनस लेने की जरूरत नहीं, पोटेंशियल में ऑलरेडी नेगेटिव मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, एंड ये आपको पूरी वैल्यूज दे देता है, ठीक है। तो यहां पर हमने जो है पूरा एनर्जी फाइंड आउट कर लिया। अब इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, जो ट्रांजिशन होंगे इलेक्ट्रॉन के, तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन सीरीज वाले, राइट, तो वो भी आपको बता देता हूं मैं एक बार। अब देखो क्या होता है ना, हर एक ऑर्बिटल की अपनी एक एनर्जी होती है, राइट। तो वो जो ऑर्बिटल की एनर्जी है, दैट एनर्जी इज गिवन बाय, तो मैं एक एनर्जी डायग्राम बना देता हूं यहां पर। So this is my n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5, n equals to 7 and n equals to infinity। तो हमने इनफाइनाइट ऑर्बिट्स जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए, और इन सबकी एनर्जी, तो ये मैं बना रहा हूं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो मैं एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम की बना रहा हूं। तो हर एक ऑर्बिटल की अपनी अपनी एनर्जी भी होती है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, जैसे अभी हमने बताया, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमारा भाई, En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² बाय n²। अब हाइड्रोजन एटम बोलते तो Z की वैल्यू 1 हो गई, राइट, और n की वैल्यू, अब यहां पर n की वैल्यू हमने दी रखी है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 ले लोगे आप, तो आपका फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी के लिए क्या करोगे, Z का वैल्यू तो 1 है, n का वैल्यू क्या ले लोगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 13.6 डिवाइड बाय 4 करोगे बेटा तो यू विल गेट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली ऊपर वाले ऑर्बिट का 13.6, Z की वैल्यू 1, n की वैल्यू आप क्या लोगे 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 13.6 डिवाइड बाय 9 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं इतना फास्ट डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मुझे वैल्यूज याद है इसके लिए, तो आपको भी याद रख लेनी है, अच्छा होगा, बेटर होगा, राइट। वैसे आप ऊपर वाले ऑर्बिट के लिए जाओगे तो 0.85, 0.54, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट।
तो ऐसे आप सब ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो। इसके ऊपर और जाओगे तो आई थिंक 0.37 कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 5 ऑर्बिट की एनर्जी निकाली है। अब इसमें होता क्या है ना, जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ, ठीक है, तो जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट पे, या थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट पे, या फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट पे, फिफ्थ से फर्स्ट ऑर्बिट पे, सिक्स से फर्स्ट, या इंफिनिटी से फर्स्ट। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अपर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो बेटा इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लाइमन सीरीज। और एक बात याद रखो, लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ की लाइट एमिट होती है, उस वेवलेंथ की लाइट को बेटा हम बोलते हैं यूवी रेस। तो यहां पर यूवी रेस निकलेंगे। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा अपर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, उस समय लोअर ऑर्बिट में कौन सा? फर्स्ट ऑर्बिट। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अपर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में हो रहा है, तो वहां पर जो एनर्जी निकलेगी वो यूवी रेस के रेंज में होगा। सिमिलरली अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है बेटा लेट्स से थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, या फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, फिफ्थ से सेकेंड, सिक्स से सेकेंड, या इंफिनिटी से सेकेंड। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्बिट पे होता है तो दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज बाल्मर सीरीज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बाल्मर सीरीज। और यहां पर जो लाइट निकलेगी बेटा वो होगी विजिबल लाइट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने ये जो लाइंस बनाए हैं, ये लाइंस के गैप आपके कम 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 क्यों होते चले गए, है ना? वो इसलिए बेटा क्योंकि देखो पहले और इसकी एनर्जी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की कितनी है? 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो आपको इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस मिलेगा, जो कि लगभग आई थिंक 10.2 मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप 10.2 से कम होगा, इसलिए गैप कम हो गया। यहां पे गैप और कम हो गया, यहां पे गैप और कम हो गया। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो दो ऑर्बिटल्स के बीच के एनर्जी गैप्स काफी कम होते जाते हैं। इसके लिए उनके बीच का गैप जो है क्या होता जाता है? धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है एनी ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट से अगर थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तो उस ट्रांजिशन को बोलेंगे, तो इंफिनिटी से ही थर्ड पे क्यों ना आ जाए, उसको बोलेंगे पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज बेटा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पास्चन सीरीज। और पास्चन सीरीज में जो लाइट निकलेगी वो लाइट होगी नियर इंफ्रारेड, नियर आईआर। आईआर वाले रेडिएशन वाले लाइट जो है यहां पर क्या होंगे? निकल रहे होंगे। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है एनी हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, किसी भी हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे बेटा, ये वाले ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं मैं, तो ट्रांजिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, तो उसको हम बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। उसे हम बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। और यहां पर जो लाइट निकलेगी वो होगी इंफ्रारेड लाइट होती है, आईआर के रेंज में होता है ये भी। अब नियरली सारे आईआर के रेंज में होंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? सब सेम सेम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके बीच का एनर्जी गैप कम है ना, इसलिए वो सेम सेम मिल रहे हैं हमें। फिर अगर हमने कोई और ले लिया, कौन सा कलर ले यार, ये ले लें। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, अच्छा ग्रीन तो ले लिया था हमने, कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है फिफ्थ ऑर्बिट पे, इसको बोलते हैं पी फंड, PFUND, पी फंड सीरीज। बेटा पी फंड सीरीज में भी आईआर रेज ही निकलते हैं, थोड़े फार इंफ्रारेड होते हैं। फार इंफ्रारेड मतलब आईआर से थोड़े दूर होते हैं, सो दे विल गिव यू फार इंफ्रारेड रेज, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि इसके ऊपर हम मर्फी भी आता है, ऐसे बहुत सारी सीरीज आते हैं। तो मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहां पे, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है अपर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर, सो ड्यूरिंग दैट ट्रांजिशन वो जो वेवलेंथ एमिट करते थे, वो थर्ड पोस्टुलेट में हमने सीखा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है अपर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, ड्यूरिंग दोस ट्रांजिशन इट विल एमिट द रेडिएशन
ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो ये उसी वेवलेंथ की बात हो रही है यहां पर। तो आई होप इतना सबको क्लियर है। अब ना हम सीखेंगे एक फॉर्मूला जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है किसी भी nth ऑर्बिट से, तो उसका वेवलेंथ कैसे निकाला जाए, क्या वेवलेंथ, ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। सो टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ओके, तो किसी भी रेडिएशन का वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है ना, जैसे मैंने बताया था कोई भी इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एक एनर्जी रेडिएट करता है अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट, एनर्जी रेडिएट करता है। और वो एनर्जी कितनी होती है? तो वो एनर्जी हमारी डेल्टा ई होती है, एंड दैट इज नथिंग बट, या तो मैंने बताया था एनर्जी ऑफ mth ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, where em is what energy of higher orbit, en is what energy of lower orbit। तो m रिप्रेजेंट करता है हायर ऑर्बिट, n रिप्रेजेंट करता है लोअर ऑर्बिट, बराबर ना। अब इनके एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने अभी प्रूफ किया था ना, वहां से लिखेंगे। अब देखो उसको हम प्रूफ करते हैं। तो देयरफॉर डेल्टा E कैन बी रिटन एज व्हाट इज em? em इज द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बेटा, या mth ऑर्बिट। तो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस me e रेज टू 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। अरे वाह, याद हो गया फॉर्मूला, है ना। तो ये हमारा, अच्छा एक मैंने गलती कर दी, यहां पर n नहीं आएगा, यहां पर m आएगा। क्यों m आएगा? फॉर्मूले में तो n था, पर अभी मेरा m तो ऑर्बिट है ना, तो यहां पे m स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस ऑफ en की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो बेटा en की वैल्यू, तो नेगेटिव। देखो ये फॉर्मूले का माइनस और ये एनर्जी वाले का माइनस, ठीक है ना, nth ऑर्बिट का माइनस, e रेज टू 4 फिर z स्क्वायर, e रेज टू 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। चीजें क्लियर दिख रही हैं सभी को? पर कैमरा चेक कर लो। चलो भाई, ऑल गुड, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, यस बच्चों। तो मैं ये कह रहा था कि अभी देखो ये हो गया, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव को पहले लिखता हूँ, नेगेटिव को बाद में लिख देता हूँ। तो मुझे मिलेगा यहां पर डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, ये पहले लिख देता हूं मैं क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, एम ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू एम ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। इज इट क्लियर एवरीवन? कैसे आ गया ये? अब यहां पे कांस्टेंट चीजों को बाहर ले लो, इन दोनों में से जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो। एम ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और 8b है ना, ये सब कांस्टेंट। अंदर क्या बचेगा, 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर, है ना। तो 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट बच गया। और बेटा डेल्टा ई कितना होता है, दिस इज एच न्यू, इसको हमने लिखा एच न्यू, बट एच न्यू को भी हम क्या लिखते हैं, एच सी बाय लैम्बडा। यार बार बार सिखाया मैंने, तो न्यू फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्बडा। बेटा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सी बाय लैम्बडा होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटती है, इक्वल टू का साइन आता है तो कांस्टेंट सी आता है। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, राइट। और h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहां पर अभी क्या करेंगे बेटा, डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, एच सी बाय लैम्बडा एम ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर, और हमारे पास आएगा यहां पर 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर।
ठीक है, क्या इतना क्लियर है सबको? यस। चलिए, तो अभी एच और सी को इधर लेके जाते हैं क्योंकि मुझे वेवलेंथ चाहिए ना, एच और सी को यहां लेके जाते हैं। सो 1/λ कैन बी रिटन एज me e⁴ z² 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³। देखो h स्क्वायर ऑलरेडी ये इसी तरह के डिवाइड में आएगा, h³ हो जाएगा और नीचे आएगा c 1/n² माइनस 1/m²। अब बेटा एक चीज नोटिस करना, z को छोड़ के ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। अगर z को छोड़ दूं तो ये पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट टर्म को बेटा हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं r से। इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर, राइट। 1.097, एक सेकेंड ना, पॉजिटिव 7 होता है, नेगेटिव नहीं होता है, राइट। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है, पर मीटर। हाँ, ये बाकी बराबर है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल आर, राइट। किसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग? कैपिटल आर से, रेडबर्ग कांस्टेंट को। तो ये पूरा फॉर्मूला बेटा बन जाएगा हमारा अब 1/λ इक्वल्स टू r z² 1/n² माइनस 1/m²। और ये बेटा एक नया फॉर्मूला रेडी हो गया। सर क्या यार, आप तो फॉर्मूले रेडी किए जा रहे हो। हाँ बेटा, न्यूमेरिकल करने में भी उतना ही मजा आएगा जितने हम फॉर्मुलेस रेडी कर रहे हैं। सो आई होप बेटा आपको चीजें सारी समझ में आ रही है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, कैसे हमने चीजों को स्टार्ट किया, कैसे हमने एंड किया। अब ये जो फॉर्मूला मिला है 1/λ इक्वल्स टू r z² 1/n² माइनस 1/m², वेयर n इज माई लोअर ऑर्बिट एंड m इज माई हायर ऑर्बिट। मतलब अगर किसी ने आपसे ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है, कहां से कहां? सेकेंड से फर्स्ट में, तो बताइए कौन सा वेवलेंथ एमिट करेगा? अरे भाई बस r की वैल्यू पता है, z आपको बताया जाएगा कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम जनरली लेंगे तो z की वैल्यू 1, n आपका लोअर ऑर्बिट 1, हायर कहां से आ रहा है? सेकंड से, m की वैल्यू 2, पुट करो, सॉल्व करो, वेवलेंथ निकालो, दैट्स ऑल। इसको बाकी हम न्यूमेरिकल्स में और अच्छे से लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये पार्ट करने के बाद आपके अब दो ही टॉपिक बचते हैं। एक आपका बचता है लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल और दूसरा आपका बचता है डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल एंड, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल एंड डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन। अब लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल जो है ये क्या है एग्जैक्टली तो बोर मॉडल, अभी इतनी सारी चीजें बोर ने बता दी है ना, रुदरफोर्ड से काफी ज्यादा बता दिया, पर प्रॉब्लम ये था, मैं लिमिटेशन अभी डायरेक्टली आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं लिखता नहीं हूं यहाँ पर, आपके टेक्स्ट बुक में 3 पॉइंट दिए, आप जाके उनको पढ़ सकते हो। तो लिमिटेशन पहला ये था बेटा कि यहां पर ये जो थियरी थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल थी। मतलब ये जो भी कुछ हम कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर हम दूसरे एटम में लगा रहे थे तो हमें आंसर उतना एक्यूरेट नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, राइट, देखो वेवलेंथ अलग आती है, बात अलग है, और उनकी इंटेंसिटी भी चेंज हो रही थी। मतलब यहां पे ड्यूरिंग ट्रांजिशन, देखो ये जो ट्रांजिशन हुआ तो लाइमन सीरीज मतलब यूवी रेज, तो यूवी रेज ही मिलेंगे। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो ये जो वेवलेंथ एमिट करेगा वो यूवी रेज ही एमिट करेगा, तो मुझे सिर्फ यूवी रेज मिलने चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। हमें यूवी रेज तो मिल रहे थे पर उनका जो इंटेंसिटी था वो वेरी कर रहा था, जिसका आंसर रुदरफोर्ड कह रहा हूं, बोर ने नहीं दे पाए। तो ऑल दिस बिकम द ड्रॉबैक, ये सारे क्या बन गए फिर? ड्रॉबैक बन गए। अब एक लास्ट टॉपिक तुम्हारा, दैट इज डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, वो हम कर लेते हैं, एंड देन आपका जो ये एटम का पार्ट है ये पूरा एंड हो जाएगा, बचेंगे इसके न्यूमेरिकल, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। इसमें हम पूरी थियरी एंड कर रहे हैं बेटा। तो अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, DROGLIE बराबर है बेटा, स्पेलिंग LIE आएगा ना, LE सॉरी LIE, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन। अब ये डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, जैसे आपको याद है मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, जब मैं सेकंड पोस्टुलेट करा रहा था कि वहां पे इसको हम प्रूफ करेंगे, है ना। सेकंड पोस्टुलेट यहां पर प्रूफ हो जाएगा।
अब है क्या ये डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, ध्यान दें बेटा। यहां पर जो है जो इलेक्ट्रॉन, देखो आपने सबने डी ब्रॉगली अगर पढ़ा होगा, आई होप नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं आपको। डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दिया था दैट लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाई पी। दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली। क्या इक्वेशन था? लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाई पी। ये एक इक्वेशन है जो वेव और पार्टिकल के बीच में रिलेशन मेंटेन करता है। कैसे सर? बेटा लैम्बडा जो है ये एक वेव का नेचर है, पार्टिकल के पास वेवलेंथ नहीं होता। मोमेंटम, पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम जो है ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। भाई वेव के पास थोड़ी ना मास होता है ना, नहीं होता। तो ये एक प्रॉपर्टी पार्टिकल की है। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जो वेव और पार्टिकल के बीच में रिलेशन मेंटेन कर रहा है। और डी ब्रॉगली कहना भी यही चाहते थे कि जितने भी पार्टिकल है वो वेव नेचर शो करते हैं। जितने भी पार्टिकल है दे शोज व्हाट? वेव नेचर। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो मेरे पास एक बॉल है यार, मैंने बॉल को फेंका, तो सर क्या हम एक बॉल को फेंकेंगे तो वो बॉल ऐसे ऐसे जाएगी क्या? द आंसर इज नो। ऐसे तो नहीं दिखता ना हमें कभी जाते हुए। बट अगर डी ब्रॉगली सबसे देखा जाए तो यस, तो हमने तो कभी देखा नहीं सर बॉल को ऐसे वेव के फॉर्म में जाते हुए। यस, नहीं देखा। द रीजन इज डी ब्रॉगली ने इस चीज को भी प्रूव किया है कि वो जो वेवलेंथ बनते हैं ना बेटा, वो 10 पावर माइनस 34 मीटर के रेंज में होते हैं। वेवलेंथ का रेंज 10 पावर माइनस 34, जो कि बहुत छोटा है। वी कैन नॉट मेजर देयर वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? एक क्रस्ट एक ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको वेवलेंथ बोला जाता है। तो इतना छोटा वेवलेंथ होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हमें पार्टिकल्स के वेवलेंथ नहीं दिखते। एक बॉल की बात कर रहा हूं मैं। सर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का मेजर कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक पार्टिकल है, पर इसका जो वेवलेंथ आता है वो 10 पावर माइनस 10 के रेंज में आता है, मतलब एंगस्ट्रॉम। इन शॉर्ट ये मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको मेजर कर सकते हैं। तो होता क्या है कि इसी चीज को प्रूफ किया गया कि इलेक्ट्रॉन, इसको ना मैं आपको जो वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा ना वहां पर भी प्रूफ करूंगा विथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपने किया होगा आपको याद होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, लाइट को छोड़ते हैं और स्क्रीन पे हमें पैटर्न्स दिखते हैं। अगर लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाए तो क्या होगा? क्या हमें वो पैटर्न्स दोबारा दिखेंगे क्या? देखो लाइट के पास तो वेव नेचर है, तो हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो मिल जाता है। तो क्या वो चीज हमें यहां पर मिल रही होगी? आंसर इज यस। ऐसा हुआ। इलेक्ट्रॉन को पास करने के बाद उस स्लिट से हमें एक्चुअल ही पैटर्न दिखाई दिए बेटा, एक्चुअली हमें पैटर्न दिखाई दिए। ठीक है, तो थोड़ा भी मैं टॉपिक को इतना आगे नहीं लेके जाता हूं। आई होप आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, राइट है। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी है, ये सारी चीजें। ओके 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 ओके, हाँ चलो। तो ये फॉर्मूला सबको पता है, राइट। तो डी ब्रॉगली ने ये बोला, उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, तो वो उस ऑर्बिट में वेव बनाएगा। मतलब ये कि अगर ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाएगा, वैसा वेव बनाता हुआ चलेगा। और कौन सा वेव? स्टैंडिंग वेव बनाएगा। स्टैंडिंग वेव आप सब समझते हो, राइट। इट विल क्रिएट अ स्टैंडिंग वेव इन दिस, like this. But the question mark was कितने वेव बनेंगे? So he said that डी ब्रॉगली, जिस ऑर्बिट में होगा उतने वेव बनेंगे। फिफ्थ ऑर्बिट में तो 5 वेव बनेगा, थर्ड ऑर्बिट में तो 3 वेव बनेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में तो 1 वेव बनेगा। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला आ गया दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ एन ऑर्बिट, circumference of an orbit is equal to n lambda. n lambda क्यों? अब ऑर्बिट की बात करिए तो ऑर्बिट का रेडियस भी होगा, nth रेडियस होगा, तो n नंबर के वेव बनेंगे। सर्कमफ्रेंस को लिखेंगे हम 2 pi rn into n lambda. But what is by lambda? h by p according to de Broglie explanation, ये वहां पर प्रूव्ड है। तो 2 pi rn n h by p, लैम्बडा को मैंने h by p लिखा। p क्या होता है बेटा? व्हाट इज p? मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज p? तो 2 pi rn nh अपॉन rn बेटा मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, वो n ना
सबस्क्रिप्ट में है, n इज इन सबस्क्रिप्ट, उसको Rn आप ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। आई होप यू ऑल नो दिस राइट। T का वैल्यू MeVn, मास इंटू वेलोसिटी, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Vn वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। बाकी चीजों को इधर लेके आओ और 2 पाई को उधर लेके जाओ। सो मेरा हो जाएगा ये इक्वेशन, इधर लिख देता हूं मैं, तो मुझे मिलेगा MEVn। देखो MEVn को इधर लाया, Rn को मैंने इधर ही रखा, 2 पाई को यहां लेके गया, NH/2 पाई। अरे वाह सर, ये तो सेकंड पोस्टुलेट बना दिया आपने, बस यही कह रहा था मैं। तो सेकंड पोस्टुलेट जो है वो प्रूफ यही से हो जाता है। तो MEVn Rn, दिस इज नथिंग बट माय एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई। तो यस, दिस वाज द डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन राइट। तो ये डी ब्रोगली का एक्सप्लेनेशन था। तो बेटा यहां पर हमारा जो है एटम पार्ट एंड होता है, और जो दूसरा पार्ट है दैट इज आवर न्यूक्लियाई का पार्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में आ रहा होगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको वो सारी चीज समझ में आ गई होगी और आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे। ठीक है, वादा रहा ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। आई होप दैट ये सीरीज आपको मदद करेगी उस ऊंचाइयों को छूने में जो आप देखना चाहते हो या जिसको आप पाना चाहते हो। ठीक है, तो बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल।